हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महेश, लता और गायत्री ढलती शाम को शॉपिंग से वापस आए थे। तब अंतरा ने सबके लिए खाना तैयार रखा था। गायत्री ने महेश के सामने अंतरा की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा अंतरा ने ही गायत्री को जलील कर दिया था। आखिर लता ने मामला संभाला था और गायत्री का तमाशा होने से बचा लिया था। उसके बाद वो लोग खाना खाने बैठे थे। गायत्री एक आज्ञाकारी बेटी बनते हुए महेश की प्लेट में खाना परोस रही थी और उसे पापा पापा कह रही थी। महेश भी बहुत खुश था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह भूल गया था कि यह सब खाना अंतरा ने बनाया था, ना कि गायत्री ने। लेकिन अंतरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसने बदला लेने का फैसला किया था, तब से वह जानती थी कि यह रास्ता मुश्किल और बहुत लंबा होने वाला था। सबका खाना होने के बाद लता ने अंतरा से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। यह कहते हुए लता ने एक शॉपिंग बैग से एक शर्ट निकाली। यह सुनकर महेश ने लता की बात आगे बढ़ाई। हाँ, तुम्हारी आंटी ने इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। हालांकि यह गायत्री के कपड़ों जितना महंगा नहीं है, पर तुम पर सूट करेगा। अंतरा ने देखा कि वो एकदम मामूली शर्ट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लता ने यह जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन वो शर्ट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फुटपाथ पर कपड़ा बेचने वाले से खरीदी गई हो। लता ने एक प्यार भरी मुस्कान के साथ वो शर्ट अंतरा के ऊपर लगाई और कहा, देखिए महेश, अंतरा इसमें कितनी अच्छी लगेगी ना। वैसे तो महेश को औरतों के कपड़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन लता ने कहा कि वो शर्ट खूबसूरत था, इसलिए महेश को भी अच्छा ही लगा। लता ने आगे बताया, मैंने कहा था ना कि अंतरा को आमतौर पर लूज और कैजुअल कपड़े पसंद है, इसलिए यह शर्ट उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तुम्हें छोटे कपड़े पसंद नहीं है ना अंतरा? अंतरा की पीठ महेश की तरफ थी, इसलिए मुस्कुराए बिना ही कह दिया, हाँ मिसिस दीक्षित, थैंक यू। यह सुनकर लता ने अंतरा के हाथों में शर्ट दे दिया और उसे कह दिया कि वो लोग एक ही परिवार हैं, इसलिए अंतरा को फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लता की बात खत्म होते ही घर की डोरबेल बजी। लता सोच में पड़ गई, इस वक्त कौन आया होगा। यह सुनकर गायत्री ने तुरंत कहा, कहीं रुद्र तो नहीं आया। लता दरवाजे के पास गई और पीप होल से देखा। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने फॉर्मल सूट पहना था और हाथ में एक सफ़ेद गिफ्ट बॉक्स पकड़ा हुआ था। लता ने दरवाज़ा खोला और पूछा, जी? सामने वाले आदमी ने जवाब दिया, हेलो मिसेस दीक्षित, मेरा नाम डेविड है। मैं यहाँ अपने सीईओ की तरफ से कपड़े डिलीवर करने आया हूँ। लता ने देखा कि डेविड एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसने सोने की रिम वाला चश्मा पहन रखा था। उसे एक नज़र देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कोई बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लॉई था। यह देखते हुए लता ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यह गिफ्ट किसके लिए लाए हैं? डेविड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मिस्टर दीक्षित की बेटी के लिए है। गायत्री के लिए किसी ने कपड़े भेजे थे। यह जानकर लता बहुत खुश हो गई। उसे थोड़ा अंदाजा आ रहा था कि यह कौन हो सकता है। फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए डेविड से पूछा, क्या आपके सीईओ मिस्टर कश्यप के? लता अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही डेविड ने जवाब दिया, जी हमारे सीईओ कश्यप ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। हमारे सर ने कश्यप ग्रुप को शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट में भी फाइनेंस किया है। अब क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर दीक्षित की बेटी यहाँ है या नहीं? डेविड की बातें सुनकर लता बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने जल्दी से गायत्री को अपने पास बुलाते हुए कहा, गायत्री जल्दी आओ, बिग बॉस ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं। गायत्री पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह गई और फिर खुशी के मारे उछलते हुए दरवाजे की तरफ गई और कहने लगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने तो शायद मुझे देखा तक नहीं होगा, फिर भी मेरे लिए गिफ्ट भेजी। लता भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने महेश की तरफ देखते हुए पूछा, सुनिए, क्या आपने मिस्टर कश्यप से गायत्री का जिक्र किया था? यह सब देखकर महेश भी काफ़ी हैरान था। उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया और लता को बताया कि नीरज कश्यप तो गायत्री को जानते हैं,
लता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। लता का तो यह प्लान था कि फैमिली गेट टुगेदर के दौरान वो बिग बॉस पर गायत्री की अच्छी इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि बिग बॉस इस तरह खास गायत्री के लिए कपड़े भेजेगा। लता को ख्याल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस ने गायत्री को पहले ही कहीं देख लिया हो और गायत्री उसे पसंद आ गई थी। लता को लग रहा था कि इस बिग बॉस के पास रुद्र से ज़्यादा ताकत और पैसा था, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि महेश के पास उस आदमी के सामने झुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ तक कि बिग बॉस के होते हुए अब उन लोगों को अंतरा की चालबाजी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। माँ और बेटी बहुत खुश थी, खासकर गायत्री। उसने डेविड के हाथ से गिफ्ट बॉक्स लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, थैंक यू। लेकिन डेविड ने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा, ये आपके लिए नहीं है। गायत्री का हाथ हवा में रुक गया। उसने डेविड से कहा, पर मैं ही मिस्टर दीक्षित की बेटी हूँ। गायत्री के यह बोलते ही उसके पीछे से अंतरा की आवाज आई, सॉरी, यह मेरे लिए आया होगा। अंतरा ने आगे आते हुए कहा, हेलो डेविड। डेविड ने अदब के साथ गिफ्ट बॉक्स अंतरा को सौंप दिया और कहा, हेलो मिस अंतरा, यह कपड़े और शूज़ हमारे सीईओ ने खास आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। यह सभी आपके साइज के हिसाब से बने हैं। सर ने कहा है कि आप वाइट कलर में सबसे अच्छे दिखते हो, इसलिए यह पहनकर आपको फैमिली डिनर में आने के लिए कहा गया है। अंतरा को देखते ही डेविड के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान और अलग ही रिस्पेक्ट आ गई थी। अंतरा को डेविड के हाथों से बॉक्स लेते देखकर गायत्री थोड़ा चौंक गई थी। अंतरा ने बॉक्स पर लगे सुंदर हल्के पर्पल कलर के रिबन को खोल दिया और ढक्कन हटाकर ड्रेस को बॉक्स से बाहर निकाला। यह आइवरी सिफॉन वन शोल्डर इवनिंग गाउन था, जो कि कमर से बहुत संकरा था। गाउन का आगे का हिस्सा उभरा हुआ था और नीचे रेशम का एक बड़ा टुकड़ा था। यह गाउन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। गायत्री ने अपनी जिंदगी में दुनिया भर के कपड़े देखे थे, इसलिए उसे पता था कि यह गाउन कोई लग्जरी ब्रांड का नहीं था, बल्कि कस्टम मेड था। अंतरा हैरानी से गाउन को देख रही थी। उसने डेविड से पूछा, यह गाउन उन्होंने मेरे लिए चूज किया है? इसके जवाब में डेविड मुस्कुराया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी, सर ने खास आपके लिए इटली के एक डिजाइनर से यह गाउन बनवाया है। यह सुनकर लता और गायत्री की आंखें फटी रह गई, लेकिन अंतरा को हैरानी नहीं हुई थी। उसने ड्रेस को वापस बॉक्स में रखकर डेविड से कहा, आप अपने सीईओ को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच ज़रूर कहना। जवाब में डेविड ने अपना सर हाँ में हिलाया और मुड़कर निकल गया। उसने अपना मिशन पूरा किया था। डेविड के जाने के बाद महेश दीक्षित के घर में काफ़ी देर तक खामोशी छा गई थी। गायत्री सोफे पर बैठी अंतरा को घूर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अगर उसके हाथ में अभी छुरा दिया जाए तो वो उसे छुरे से अंतरा के 100 टुकड़े कर सकती थी। आखिर महेश ने अंतरा से पूछा, मिस अंतरा, क्या आप कश्यप जी के फाइनेंसर को जानती हो? जवाब में अंतरा ने सिर्फ इतना कहा कि वो उसे नहीं जानती। अंतरा का जवाब जानकर महेश ने पूछा, अगर आप उसे नहीं जानती तो उसने आपके लिए कपड़े क्यों भेजे? देखो अंतरा, अगर आप उसे जानती हो तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे हमारे घर खाने पर इनवाइट करो। महेश की बात सुनकर अंतरा उसे देखती रही। अंतरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे ख्याल आया कि एक फेमस गार्डन डिजाइनर महेश दीक्षित अपने फ्यूचर और इज्जत के लिए एक फाइनेंसर को खुश करना चाहता था। अंतरा को एहसास हुआ कि इंसान बड़ा पाखंडी होता है। अंतरा सोचने पर मजबूर हो गई कि जब महेश ने उसकी माँ से प्यार किया था तब अपना कौन सा चेहरा इस्तेमाल किया होगा। और फिर अपने ख्यालों से बाहर आकर अंतरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको बताया ना, मैं उस आदमी को नहीं जानती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मुझे जानता हो। वैसे अंतरा ने कुछ गलत नहीं कहा था। मिस्टर शैडो उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अंतरा को मिस्टर शैडो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महेश ने कुछ सोचते हुए कहा, अंतरा, जो भी हो, लेकिन यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि मुझे कश्यप ग्रुप में जुड़ने का मौका और शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से ही मिला है। इसलिए आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बता देना। अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा।
अंतरा ने तुरंत यह नोटिस किया कि अचानक ही महेश ने उसे मिस अंतरा के बदले सिर्फ अंतरा बोलना शुरू कर दिया। अंतरा की उंगली हल्के से गिफ्ट बॉक्स पर थपथपा रही थी, जिससे एक आवाज उठ रही थी। उसने महेश से कहा, मिस्टर दीक्षित, बेहतर होगा कि आप मुझे मिस अंतरा ही कहें। क्या है कि अगर किसी को पता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यह सुनते ही महेश ने कहा, तो क्या हुआ? मेरे परिवार को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो अपनी रेपुटेशन की खातिर मेरे अपने खून को अपनाने से इनकार कर दूं? अंतरा ने मन ही मन कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ऐसे ही इंसान हो। अंतरा की तरफ महेश का रवैया अचानक ही बदल गया था। अगर महेश को पता नहीं होता कि बिग बॉस अंतरा को जानता है, तो महेश उसे अपनी बेटी के रूप में कभी भी अपनाने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब परिस्थिति उलट चुकी थी। अब अंतरा महेश को अपने पिता के रूप में अपनाना चाहती है या नहीं, यह फैसला लेना उसके हाथ में था। अंतरा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती हूँ। आप लोग भी पूरा दिन शॉपिंग के लिए पैदल चलकर थक गए होंगे ना। आप लोग भी सो जाइए। यह सुनकर महेश ने अपना सर हाँ में हिलाया और एक चापलूस की तरह कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। और हाँ, खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू। महेश की बात सुनकर अंतरा मुस्कुराई और बॉक्स को लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई। यह देखकर महेश ने कहा, क्या हुआ अंतरा? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। जवाब में अंतरा ने कहा, दरअसल मुझे मिसेस दीक्षित को यह बताना था कि किचन में जो नया डिश वॉशर लिक्विड रखा है वो डिफेक्टिव है। पुराना वाला ही बेहतर था। यह सुनकर महेश लता की ओर मुड़ा और पूछा, तुमने डिफेक्टिव डिश वॉशर लिक्विड रखा है? यह बोलकर महेश ने वापस अंतरा की तरफ देखकर कहा, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। यह बोलने के बाद महेश किचन की तरफ जाने लगा। यह देखकर लता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से जाकर महेश का हाथ पकड़कर रोक लिया और प्यार से कहा, अरे आप क्या कर रहे हो? किचन में सिर्फ औरतें जाती हैं, आप जैसा आर्टिस्ट नहीं। अंतरा की बात मैं समझ गई, मैं जाकर हटा देती हूँ। महेश आगे जाते रुक गया और कहा, ठीक है, और आगे से अंतरा को बर्तन धोने मत देना, वो हमारी मेहमान है। तुम उससे बर्तन कैसे धुलवा सकती हो? लता ने मजबूरी की मुस्कुराहट के साथ महेश को भरोसा दिया कि वो आगे से ध्यान रखेगी। महेश ने आगे कहा, और तुम घर के कामों में गायत्री से मदद क्यों नहीं लेती? बहुत जल्द उसकी शादी होगी, उसे अपने पति और सास की सेवा करनी पड़ेगी। अगर उसे घर के काम नहीं आते होंगे तो कैसे चलेगा? उसे क्या लगता है कि ससुराल में भी उसे मैके जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे यह सब सिखाना चाहिए। महेश की बातें सुनकर लता ने आह भरी और उसे भरोसा दिया कि वो गायत्री को समझा देगी। महेश के साथ बातें करते करते वो उसे किचन से हॉल में लेकर आई और गायत्री को इशारा किया कि वो नए वाले डिश वॉशर लिक्विड की बोतल को फेंक दे। लता ने महेश को बेडरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, आज आप थक गए होंगे ना, तो एक काम कीजिए, आप नहा लीजिए, तब तक मैं किचन का काम निपटा कर आती हूँ। उसके बाद आपको हेड मसाज दूंगी। मैंने आपके लिए एक खास तरह का हेयर ऑयल खरीदा है। यह कहते हुए लता ने महेश को मास्टर बेडरूम में धकेल दिया। महेश ने बाथरूम में जाते हुए कहा, वो हेयर ऑयल अंतरा को दे दो। हमने आज तुम्हारे और गायत्री के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, लेकिन अंतरा के लिए सिर्फ एक शर्ट खरीदा, वो भी स्टेशन के बाहर ठेले वाले से। महेश की बात सुनकर लता मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाया। महेश ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अंदर से पानी की आवाज आने के बाद लता तुरंत बेडरूम से निकली। बाहर आते ही उसने गायत्री से कहा, बाल बाल बच गए, डिश वॉशर लिक्विड की बोतल फेंक दी ना? इसके जवाब में गायत्री ने कहा, मैं उसे नाके की डस्टबिन में फेंक आई हूँ, टेंशन मत लो, मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा। यह सुनकर लता ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी टेंशन दिख रहा था। उसने कहा, यह अंतरा कुछ ज्यादा ही चालाक हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिश वॉशर लिक्विड की बोतल में एसिड भरा है, यह उसे पता कैसे चला होगा। लेकिन गायत्री को इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने लता से कहा, वो सब छोड़ो माँ,
फिलहाल मुद्दा यह है कि उस बिग बॉस ने अंतरा के लिए कपड़े क्यों भेजे हैं। तुमने कहा था ना कि वह आदमी बहुत रहस्यमयी है, तो फिर वह अंतरा को कैसे जानता है। लता के मन में भी यह सवाल था ही। उसने थोड़ा सोचा और गायत्री से कहा, तुमने नोटिस किया कि जिस हिसाब से अंतरा और डेविड एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन अंतरा ने यह भी कहा कि वह बिग बॉस को नहीं जानती थी। यह थोड़ा अजीब है। यह सुनकर गायत्री ने कहा, इसमें अजीब क्या है? बिग बॉस अंतरा को जानता है। यह बात वो हमसे छिपाना चाहती है, सिंपल। गायत्री की बात सुनते ही लता ने उसे समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को छिपाने के लिए अंतरा के पास कोई वजह नहीं है। तुम सोचो ना, अगर वह सच में उस फाइनेंसर को जानती थी तो इसका फायदा उठाकर वो आराम से महेश को अपने ही इशारों पर नचा सकती थी। गायत्री के पास इतना कुछ सोचने के लिए धैर्य नहीं था। फिलहाल वो गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने कहा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती माँ। अंतरा और मेरी खूबसूरती में ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी इतने सारे मर्द उसके पीछे पड़े हैं। रुद्र और ऋषभ मलिक तो थे ही, पर अब यह तीसरा आदमी भी जुड़ गया, और यह आदमी तो रुद्र और ऋषभ से भी ज़्यादा पावरफुल और अमीर मालूम पड़ता है। हर बार अंतरा मेरी खुशी क्यों छीन लेती है? इस बात का जवाब तो लता के पास भी नहीं था। उसने गायत्री को बताया कि फिलहाल अंतरा बहुत आक्रामक है और उसके पीछे कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। नीचे माँ बेटी टेंशन में खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन ऊपर अंतरा अपने बाथरूम के बाथटब में आराम से बैठी नहा रही थी और मिस्टर सैडो से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अंतरा ने कहा, आपको डेविड को सीधा यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी? कपड़े आप मुझे पर्सनली भी तो दे सकते थे। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने हंसते हुए कहा, लता ने आज तुम्हारे लिए एक सड़क छाप कपड़ा खरीदा था। वह जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। अब अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अंतरा ने मिस्टर सैडो को बताया कि लता कितनी भी कोशिश कर ले अंतरा को नीचा नहीं दिखा पाएगी। मिस्टर शैडो का कहना था कि कोई अंतरा को गरीब समझे, यह वो नहीं होने दे सकता, क्योंकि अंतरा को सिर्फ बेस्ट चीज़ें मिलनी चाहिए। मिस्टर शैडो ने बताया कि यह वाला गाउन वो अंतरा को वैलेंटाइंस डे पर देने वाला था, लेकिन एडवांस में दे दिया। और फिर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या उसे वो गाउन पसंद आया। अंतरा का हाथ पानी की सतह पर झाग में आगे पीछे हो रहा था। उसने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने कहा, और अब फैमिली डिनर के बाद तुम वापस मत जाना, मेरे पास ही रहना। यह सुनते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया। अंतरा ने बताया कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक बार महेश को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन लता को नहीं। अगर उसे शक हो गया तो वो मिस्टर सैडो के बारे में भी पता लगा सकती है। मिस्टर सैडो का कहना था कि उसने कोई इल्लीगल काम नहीं किया, इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता, और वैसे भी लता के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मिस्टर शैडो के बारे में पता लगा सके। अंतरा ने इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए टॉपिक बदल दिया और पूछा, क्या फैमिली डिनर सच में आपके घर पर है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, दरअसल वो मेरे पेरेंट्स का घर है। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान थी। उसने कहा, आपने आज तक कभी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। जब मैं 5 साल का था तब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। उसके बाद उन लोगों ने पढ़ाई के लिए मुझे अब्रॉड भेज दिया था। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होता। मेरे लिए वो लोग मेरे सगे माँ बाप से कम नहीं हैं। यह सब सुनकर अंतरा थोड़ी नर्वस हो गई थी। उसने मिस्टर सैडो से पूछा, तो फिर फैमिली डिनर पर मुझे उनके लिए क्या प्रेजेंट लेकर आना चाहिए? आप ही बताओ उन्हें क्या पसंद है। इतना बोलने के बाद अंतरा अचानक रुक गई। उसे एक ख्याल आया और उसने कहा, लेकिन वो इतने अमीर हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, है ना? यह कहते हुए अंतरा थोड़ी मायूस हो गई। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने उसे दिलासा दिया कि उसे अपने साथ कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। उसने अंतरा को बताया कि वो अपने पेरेंट्स से अंतरा को मिलवा रहा है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यह सुनते ही अंतरा और ज़्यादा नर्वस हो गई। अंतरा ने मिस्टर सैडो से पूछा, आपके पेरेंट्स को किस तरह की लड़कियां पसंद है? मेरा मतलब है कि आपने मुझे जो गाउन गिफ्ट किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिवीलिंग है। मुझे डर है कि कहीं वो लोग यह ना सोचे कि मैं बेशर्म हूँ। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को दिलासा दिया, घबराओ मत, वो लोग इतने नैरो माइंडेड नहीं है, जल्दी सबके साथ घुल मिल जाते हैं। जब तुम उनसे मिलोगी तब समझ जाओगी। इसके बाद उन दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फिर फ़ोन रख दिया था। नहाने के बाद अंतरा बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। शनिवार की सुबह धूप तेज रही। महेश का घर बांद्रा के पाली हिल इलाके में था। इस इलाके की मुंबई के पॉश इलाकों में गिनती होती है। रुद्र के साथ साथ कई अमीर बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसी इलाके में रहते थे। आखिरकार आज मिस्टर शैडो के घर फैमिली डिनर के लिए जाने का दिन आ गया था। अंतरा जब तैयार होकर नीचे आई तब लता झुककर गायत्री के गाउन को ठीक करने में मदद कर रही थी। गायत्री ने वही गाउन पहना था जो मिस्टर शैडो ने अंतरा को दिया था। दरअसल आज सुबह सुबह लता और महेश अंतरा के रूम पर आए थे और बहुत विनम्रता से अंतरा को बताया था कि वो लोग गायत्री के लिए जो ड्रेस खरीद कर लाए थे वो धुला नहीं है और गायत्री के बाकी के कपड़े रुद्र के घर पर है। इसलिए लता अंतरा से पूछ रही थी कि क्या उसके पास गायत्री को देने के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं। इस बात को महेश ने भी कंफर्म किया था कि गायत्री की स्किन बहुत सेंसिटिव है। अगर वह बिना धोए हुए कपड़े पहनती है तो उसे रैशेज हो जाते हैं। महेश ने कहा था कि पहले भी ऐसा हुआ था, उसने खुद देखा हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर अंतरा मुस्कुराई। उसने सीधा गायत्री के लिए वही गाउन दे दिया जो मिस्टर शैडो ने उसके लिए भेजा था। दूसरी ओर लता भी अपनी अच्छाई दिखाने से चूकी नहीं। उसने कुछ पुराने कपड़े निकाले और अंतरा को कंपनसेशन के तौर पर दिए। महेश ने अंतरा से कहा, सॉरी अंतरा, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम और बिग बॉस दोस्त थे और तुम्हें भी फैमिली डिनर में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं खरीदे थे। लेकिन यह सारे लेटेस्ट हैं, इनमें से जो भी पसंद आए वो तुम पहन लो। महेश की बात खत्म होते ही लता ने भी कहा, हाँ अंतरा, मैं भी तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल कल मैंने गलती से वो शर्ट भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया जो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई थी। इन कपड़ों को अपने लिए मुआवजा समझ लो और प्लीज़ मुझसे नाराज मत होना। लता की बातों में ईमानदारी झलक रही थी। अगर अंतरा लता की असलियत ना जानती होती तो उसे यही लगता कि लता बहुत ही नेक दिल औरत है। मिस्टर शैडो ने भेजा हुआ गाउन अंतरा पहन ना सके, उसके लिए लता ने यह पैंतरा अपनाया था। अंतरा यह बात अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन वह भी देखना चाहती थी कि लता किस तरह की चाल चलना चाहती है, इसलिए उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अंतरा हॉल में खड़े खड़े माँ बेटी का नाटक देख रही थी। गायत्री ने पहने हुए गाउन पर एक भी रिंकल नहीं था। अंतरा, लता और गायत्री यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अंतरा का गाउन धुला हुआ नहीं था, लेकिन महेश एक आदमी था, उसे औरतों के कपड़ों के बारे में इतना पता नहीं था। महेश ने हंसते हुए कहा, बिग बॉस का दिया हुआ गाउन वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी एकदम नया जैसा ही है। यह सुनकर लता मुस्कुराई और सहमति में कहा, हाँ, इस गाउन की क्वालिटी सच में बेस्ट है। अंतरा ने मन में ही कहा, और गायत्री का क्या? उसकी स्किन असल में तो काली थी, लेकिन फिलहाल उसका पूरा शरीर मेकअप के सफ़ेद रंग में रंगा हुआ था, इसलिए वह वाइट गाउन के कंट्रास्ट में अफ्रीकन नहीं दिख रही थी। अंतरा ने देखा कि गायत्री का मेकअप और बाल भी खास तरीके से बनाए गए थे। उसके बाल एक मुलायम लट में बंधे हुए थे जो बाएं कंधे पर झुके हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अंतरा ने लता के दिए हुए कपड़ों में से एक ड्रेस पहना था। वो एक पिंक कलर की ड्रेस थी जो कि पुरानी डिज़ाइन थी। उसमें अंतरा किसी आंटी से कम नहीं लग रही थी। लता ने अंतरा की तरफ देखते हुए महेश से कहा, आपने देखा, मैंने पहले ही कहा था कि अंतरा का फिगर बहुत अच्छा है, इसलिए यह कलर उस पर बहुत जचेगा। दरअसल लता ने अंतरा को जितने कपड़े दिए थे वह सारे के सारे बकवास थे। अंतरा को पता था कि यह ड्रेस उस पर बहुत खराब लग रहा था, लेकिन बाकी सारे कपड़े तो इससे भी बेकार थे। लता जानबूझकर अंतरा के लिए ऐसे ही कपड़े लाई थी जो अच्छे ना दिखें। अंतरा ने खुद को आईने में देखा। वह किसी चमकीली गुलाबी बोरी की तरह दिख रही थी।
ड्रेस की साइज अंतरा से बड़ी थी। महेश ने हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन ये कलर और डिजाइन थोड़े पुराने टाइप के हैं। महेश भी बता सकता था कि अंतरा उन कपड़ों में अच्छी नहीं दिख रही थी। लता ने महेश को जवाब दिया, आप नहीं जानते, जवान लड़कियों को पिंक कलर सबसे ज्यादा पसंद होता है। उन्हें हम काले और सफेद कलर के कपड़े नहीं पहना सकते, वो बहुत पुरानी फैशन है। महेश इस मुद्दे पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था। वो लता की बात से सहमत हुआ और कहा, हाँ ठीक है, अब सब तैयार हो गए हो तो निकलते हैं, देर हो रही है। यह बोलने के बाद महेश बाहर निकला। उसके पीछे गायत्री और लता निकले। लता गायत्री का गाउन संभालने में उसकी मदद कर रही थी। अंदर अंतरा अभी भी आईने में अपने आप को देख रही थी। एक बार फिर लता ने अपनी चाल चल दी थी। बाहर लता गायत्री को उसका गाउन संभालने में मदद कर रही थी। उसने गायत्री को गाड़ी की बीच वाली सीट पर बिठा दिया, फिर अंतरा को लेने आने का नाटक किया। अंदर अंतरा ने अपने बैग से एक लंबी ब्लैक बेल्ट ब्लैक कलर की निकाली और उसे अपनी कमर पर बांधा। बेल्ट बांधते ही फिर से उसकी कमर पतली और सुडौल दिखने लगी। अंतरा को देखते ही लता के कदम रुक गए। अंतरा मुस्कुराई। वह अब अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी। उसने खुद पर हैवी मेकअप नहीं किया, सिर्फ अपने चेहरे के फीचर्स को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अंतरा एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसके बाल उसके सर के पीछे एक बन में बंधे थे। वो बन लूज था, लेकिन फिर भी प्यारा लग रहा था। अंतरा ने अपना दिमाग लगाकर ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन बना लिया था। अभी का मेकअप अंतरा की हमेशा की स्टाइल से बहुत अलग था। हालांकि आज की अंतरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अचानक से अंतरा का लुक इतना बदल गया था कि सब उसे देखते ही रह गए। लता पहले से ही पूरी तरह हैरान होकर अंतरा को देख रही थी। अंतरा के बाहर आते ही महेश भी उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। यहाँ तक कि ध्रुव, जो कि आज घर पर ही रुकने वाला था, वो भी खिड़की से अंतरा को देख रहा था। अंतरा के पीछे लता आ रही थी। उसका चेहरा उदास लग रहा था। महेश अपने सदमे से बाहर आया और उसने पूछा, अंतरा तुम्हें आगे बैठना है या पीछे? अंतरा कुछ जवाब दे उसके पहले लता बोल पड़ी, गायत्री के साथ बीच वाली सीट पर मैं बैठ जाती हूँ। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है फिर मैं आगे बैठ जाऊंगी। इतना बोलकर आगे की सीट का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठ गई और सीट बेल्ट लगा लिया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो गायत्री गुस्सैल आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, गायत्री ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। दोबारा उसने अंतरा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। अंतरा हल्के से हंसी और कहा, यह गाउन शांत लोगों पर ज़्यादा सूट करेगा। अंतरा के यह बोलने के बाद किसी ने कुछ बोला नहीं। महेश ने गियर शिफ्ट किया और गाड़ी चलाई। नीरज कश्यप ने महेश को पहले ही एड्रेस भेज रखा था। महेश को मुंबई के ट्रैफिक का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए कम से कम ट्रैफिक वाले रूट के लिए उसने जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल किया। दिए गए एड्रेस पर पहुंचने के लिए उन लोगों को अच्छा खासा वक्त लगा। यह घर पहाड़ की तलहटी में था। घर काफ़ी विशाल था और सामने के आंगन में बहुत बड़ा फव्वारा था। वहाँ काफ़ी सारे नौकर थे जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। थोड़ी दूरी पर एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स दिख रहा था। अंतरा 20 सालों से ज़्यादा मुंबई में रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शहर के नज़दीक पहाड़ की तलहटी में ऐसी कोई जगह होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला मिस्टर शैडो को अंतरा के मामा के गंदे चौल के घर में खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब उसे लता की आवाज़ सुनाई दी, अंतरा जल्दी चलो, महेश आगे जा चुके हैं। अंतरा ने देखा कि महेश ने नीरज कश्यप के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। नीरज ने भी आज फॉर्मल सूट पहना हुआ था। वो महेश को दूसरे लोगों से मिलवा रहा था। गायत्री महेश की बाह पकड़कर बड़े लोगों से मिलने के लिए महेश के साथ चल रही थी। महेश भी अपनी बेटी को सबसे मिलवाकर खुश था। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के बीच अच्छी खासी बातें चल रही थी। दूसरी तरफ अंतरा अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। लोगों की निगाहें उसके साथ थी, क्योंकि आज भी वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी।
बोल्ड मेकअप की वजह से वह आज अद्भुत दिख रही थी। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह चलते हुए आगे जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि रास्ते में कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। आज सिर्फ एक चीज अंतरा को निराश कर रही थी और वो थे उसके पैरों में पहने हाई हील्स। वह सच में हाई हील्स में कंफर्टेबल नहीं रहती थी। इस ड्रेस से मैच करने के लिए उसने ब्लैक कलर की पतली हाई हील चुनी थी जो 8 सेंटीमीटर ऊंची थी। कार से उतरने के बाद अंतरा थोड़ा सा ही चली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर टूटने वाले हैं। लता ने फिर से अंतरा को जल्दी करने कहा। अंतरा ने जवाब दिया, मुझे इस तरह के फंक्शन पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। आप जाइए मिसेस दीक्षित। लता को और क्या ही चाहिए था। वो अंतरा को अपने साथ चलने इसलिए कह रही थी ताकि महेश लता पर कोई शक ना करे। लेकिन जब अंतरा खुद ही चलने के लिए तैयार नहीं थी तो लता को फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लता ने खुश होते हुए कहा, तो फिर तुम कहीं पर बैठ जाओ, महेश का काम खत्म होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। अंतरा ने लता की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन लता को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तुरंत महेश की ओर उतावले कदमों से जाने लगी, क्योंकि लता को ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। लता रईस औरतों से अच्छे रिलेशन बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अंतरा लता को जाता देख रही थी। तब उसका फ़ोन बजा। वो साइड पर गई और उठाया। सामने से मिस्टर सैडो की आवाज़ आई, अंतरा, मैंने जो गाउन तुम्हें दिया था वो गायत्री ने क्यों पहना है? क्या उसने तुमसे छीन लिया? मिस्टर सैडो की आवाज़ से लग रहा था कि वो नाखुश था। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या गायत्री के पास इतना दिमाग है कि वो मेरी कोई चीज़ छीन सके? फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर सैडो ने तुरंत कहा, तुम भूल रही हो कि रुद्र को उसी ने तुमसे छीना था। यह सुनकर अंतरा ने जवाब दिया, उसमें भी गायत्री का कोई टैलेंट नहीं था, क्योंकि अगर गायत्री की जगह पर टीना, मीना, सीमा कोई भी होती तब भी रुद्र उसके साथ अफेयर करता। लेकिन अब हम अलग हो गए हैं और रुद्र का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अंतरा के इस जवाब से मिस्टर सैडो को काफ़ी सुकून मिला। उसकी आवाज़ फिर से शांत हो गई। उसने कहा, मैं गैस करता हूँ कि लता ने तुम्हारा गाउन हासिल करने के लिए कौन सा पैंतरा अपनाया होगा। उसने गायत्री के कपड़े गंदे कर दिए होंगे, या तो कपड़ों को झुर्रीदार किया होगा, या फिर कपड़े ही फाड़ दिए होंगे। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि मिस्टर सैडो को कैसे पता चला। मिस्टर सैडो ने बताया कि इसके अलावा लता और कर भी क्या सकती है। अंतरा ने अपने चारों ओर देखा। वहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान थे। ऐसा लग रहा था कि आज का फैमिली डिनर सिर्फ महेश दीक्षित और मिस्टर सैडो की फैमिली तक सीमित नहीं था। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह आज मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मुझे आज आपके पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए। इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसमें भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही हो। अंतरा, वाकई में तुम्हें हर बार लाइट कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ब्राइट कलर्स भी पहनने चाहिए। यह सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कहा, आज भी मुझे लता और गायत्री की वजह से यह पहनना पड़ा और मेकअप करना पड़ा, वरना मैं कभी मेकअप ना करती। मेकअप हटाना मुझे जान पे आता है, और ये हिल्स, यह तो टॉर्चर मशीन है। अंतरा की बात का कोई जवाब ना देते हुए मिस्टर सैडो ने उसे अपनी दाहिनी तरफ के बरगद के पेड़ की तरफ देखने कहा। अंतरा ने उस तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ, मुझे वो पेड़ दिख रहा है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को सूचना दी, तुम पेड़ की तरफ आओ। जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचोगी तो तुम्हें एक छोटा सा एंट्रेंस दिखाई देगा। मैं वहां तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। अंतरा ने ओके कहा और मिस्टर सैडो के कहने मुताबिक बरगद के पेड़ के नीचे गई। वहां पहुंचते ही उसे सामने एक बड़ा गुलाब का गार्डन दिखा, जिसमें सभी प्रकार के गुलाब थे। फूलों के बीच में एक संकरा रास्ता था। उसने हिम्मत जुटाई और उस पर चलना शुरू किया। कुछ कदम चलने के बाद अचानक फूलों के बीच से बड़े हाथ निकले और अंतरा की कमर को लिपट कर अंतरा को सीधा फूलों में खींच लिया। इससे पहले कि अंतरा के मुंह से चीख निकलती, उसके होठों को होठों से बंद कर दिया गया था। वो ही जानी पहचानी आभा, वही जाना पहचाना आलिंगन
और एक जाना पहचाना मास्क। मिस्टर शैडो की किस रौबदार और ज़बरदस्त थी। जब तक मिस्टर शैडो ने अंतरा को छोड़ा नहीं, तब तक अंतरा की सांस अटकी हुई थी। आखिर मिस्टर शैडो के आलिंगन से छूटने के बाद अंतरा ने जोर से सांस ली और मिस्टर शैडो की छाती पर सर रखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मिस्टर शैडो ने एक हाथ से अंतरा की कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके चिन को ऊपर उठाते हुए कहा, आज पहली बार मैंने तुम्हें इस तरह से कपड़ों में देखा है, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अंतरा ने शर्माते हुए बताया कि आसपास बहुत सारे लोग थे। मिस्टर शैडो ने अंतरा को भरोसा दिया कि घर के नौकर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। यह जानकर अंतरा हैरान थी कि जब वो अंदर आई तब किसी ने उसे नहीं रोका था। मिस्टर शैडो ने अपनी आंखें छोटी की और एक मुस्कान के साथ अंतरा की ओर देखा। अंतरा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। यह मिस्टर शैडो का घर था, इसलिए वह किसे अंदर आने दे या नहीं, यह उसके ऊपर डिपेंड करता था। अभी भी अंतरा को शर्म आ रही थी। उसका कहना था कि कहीं किसी नौकर ने उन दोनों को साथ में देख लिया तो। मिस्टर शैडो ने उसे बताया कि वो लोग आज नहीं तो कल उन दोनों को साथ देखने ही वाले हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा ने मिस्टर शैडो के कंधे पर अपना सर रख दिया। वो जब भी किसी नई जगह पर जाती थी तो थोड़ा नर्वस हो जाती थी। उसने पूछा, क्या आज सच में सिर्फ एक फैमिली डिनर है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ और ना। अंतरा को ठीक से समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वो मिस्टर शैडो से कुछ पूछ सके उसके पहले मिस्टर शैडो का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा और फिर अंतरा को बताया, मुझे यह कॉल लेना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। मिस्टर शैडो फ़ोन पर बात करते करते वहाँ से चला गया। अंतरा ने भी अपनी लिपस्टिक ठीक की, जो कि मिस्टर शैडो ने बिगाड़ दी थी। उसके बाद वो वापस से जहाँ पर महेश था उस तरफ जाने लगी। जब अंतरा लौटी तो देखा कि लता किसी औरत के साथ बात कर रही थी। अंतरा जब लता के पास से गुजरी तो उसने उन दोनों की बातें सुनी। उस अमीर औरत ने लता से कहा, कौन सा फैमिली डिनर? इस फैमिली के हेड को अपने बेटे के लिए लड़की पसंद करनी है, इसलिए आज सबको इनवाइट किया गया है। यह सुनकर अंतरा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उसने देखा कि महेश अभी भी नीरज कश्यप के साथ बातें कर रहा था और बीच बीच में गायत्री को देख लेता था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो लोग गायत्री के बारे में ही बात कर रहे थे। लता ने गायत्री को एक कोने में खींच लिया और उसे कुछ समझाने लगी। गायत्री सिर्फ अपना सर हाँ में हिला रही थी। वह इतनी आज्ञाकारी दिख रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो गायत्री थी। अंतरा यह सब देख रही थी, तब अचानक किसी ने उसका कंधा थपथपाया। अंतरा ने उस तरफ अपना सर घुमाया और उसे एक तेज चेहरा दिखा। वो एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 18 या 19 साल लग रही थी और उसने विक्टोरियन स्टाइल का ड्रेस पहना था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। उस लड़की ने अंतरा से पूछा, क्या आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो? यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई। उसने लड़की से पूछा, मैं? लड़की ने अपना सर हाँ में हिलाया और पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर अंतरा ने महेश और लता की तरफ देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उस लड़की से पूछा, बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? वो लड़की अंतरा को एक बड़े पेड़ के पास खींच कर ले गई और अपने हाथों से पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए कहा, मेरा जूता वापस लाने में मेरी मदद करो। उस ऋषभ मलिक ने मेरा जूता ऊपर फेंकने के लिए जोर दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यह नाम सुनते ही अंतरा चौंक गई। अंतरा ने देखा कि महेश और लता दोनों अपने अपने सर्कल में बिजी थे, इसलिए अंतरा को कंपनी देने वाला भी कोई नहीं था। वो अकेले खड़े खड़े बोर हो चुकी थी, इसलिए लड़की की मदद करने के लिए मान गई थी। वो लड़की अंतरा को एक पेड़ के पास लेकर गई और पेड़ के ऊपर अटके हुए अपने जूते को दिखाया और अंतरा को बताया कि ऋषभ मलिक ने उसे अपना जूता ऊपर फेंकने के लिए जोर दिया था। ऋषभ का नाम सुनते ही अंतरा चौंक गई थी।
अंतरा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम उसी ऋषभ मलिक के बारे में बात कर रही हो जो एक कार डिजाइनर है? छोटी लड़की ने आंखें मूंद ली और कहा, और कौन सा ऋषभ मलिक हो सकता है? अंतरा ने उससे पूछा, क्या ऋषभ यहाँ आया हुआ है? जवाब में उस लड़की ने कहा, हाँ, लेकिन आप ऋषभ मलिक को कैसे जानते हैं? आपका उससे क्या रिश्ता है? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत कह दिया, अरे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने उसे टीवी पर देखा था। इतने फेमस कार डिजाइनर को कौन नहीं जानता होगा। अंतरा की यह बात सुनकर उस लड़की को राहत मिली। उसने अंतरा को आधी चेतावनी और आधी धमकी देते हुए कहा, तो ठीक है, क्योंकि ऋषभ मलिक मेरा फियांसे है, इसलिए आप ऋषभ के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया कि वो समझ गई। उसके बाद लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अंतरा कुछ दिनों पहले अपनी खूबसूरती और आकर्ष छाबरा की वजह से न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तब अंतरा को लगा था कि कुछ दिनों बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे। आज उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ लोगों को उसका चेहरा याद है। अंतरा और वो लड़की बातें कर रहे थे, तभी एक जवान लड़का शैंपेन का गिलास लेकर उन दोनों की तरफ आया और उसने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। यह सुनकर अंतरा कोई जवाब दे उसके पहले उस लड़की ने लड़के का मजाक उड़ाया, तुम्हें तो पहली मुलाकात में लड़कियों से बात करना भी नहीं आता नैतिक। यह सुनते ही उस नैतिक नाम के लड़के ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अपने भाई से ऐसे बात करते हैं इशिका, तुम्हें मार खानी है। इशिका नैतिक की धमकी से बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप तुम्हारी मार खा लूंगी? अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं माँ और पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझे घूंसा और लात मारा है। नैतिक ने इशिका से कह दिया कि वो बहुत अजीब है, इसलिए उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। इशिका ने तुरंत जवाब दिया कि वो ऋषभ से शादी करने का वादा कर चुकी है। नैतिक ने इशिका को याद दिलाया कि ऋषभ पहले ही बता चुका है कि उसके दिल में कोई है, इसलिए इशिका को ऋषभ से शादी करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। इशिका ने चुनौती के लहजे में कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन सी लड़की में ऋषभ को मुझसे दूर करने की ताकत है। यह कहते हुए इशिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पेड़ की टहनी पर जूते की ओर इशारा किया और नैतिक से कहा, छोड़ो उस बात को, तुम यहाँ आ ही गए हो तो जूता उतारने में मेरी मदद कर दो। यह सुनकर नैतिक ने ऊपर देखा और इशिका को ताना मारा कि क्या वो अपने भाई को स्पाइडरमैन समझती है कि वो कहीं पर भी चढ़ सकता है। इशिका ने भी पलट कर जवाब दिया कि नैतिक सच में नकारा है। इशिका ने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए नैतिक से कहा, इस अनजान लड़की ने भी मेरी मदद करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम मेरे सगे भाई हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। यह सुनते ही नैतिक चिढ़ गया। उसने अपने सूट का कोट निकालते हुए इशिका से कहा, हाँ ठीक है ठीक है, मर्दानगी के बारे में ब्लैकमेल करके मुझे उकसाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा जूता ला कर देता हूँ। यह बोलकर उसने अपना कोट अंतरा के हाथों में दिया। अंतरा उसके कोट को पकड़े हुए सोच रही थी कि अगर मिस्टर शैडो ने उसके हाथ में एक अनजान आदमी के कपड़े देख लिए तो उसे सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अंतरा जानती थी कि जब भी दूसरे आदमी उसके साथ पहचान बनाने की कोशिश करते थे तो मिस्टर शैडो को जलन होने लगती थी। नैतिक ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा चढ़ने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था। उसका पैर फिसला और वो नीचे सरकने लगा। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसका हाथ एक जगह पर थोड़ा कट गया और उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर इशिका घबरा गई और भागती हुई नैतिक के पास आई और पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। नैतिक ने जवाब दिया कि वो एक आदमी है, इतना दर्द तो वो सह ही सकता है। उसके बाद वो फिर से पेड़ पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, और वैसे भी पापा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आज यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं,
अगर तुम्हें चोट लग गई तो कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। यह सुनकर नैतिक ने जवाब दिया, चोट से क्या ही फर्क पड़ता है, भाई के चेहरे पर घाव हैं, फिर भी कितनी सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। यह सुनते ही अंतरा के दिमाग में एक घंटी बजी। चेहरे पर चोट का निशान, मतलब यह दोनों मिस्टर सैडो के भाई बहन थे। इशिका अभी भी बकबक कर रही थी, भैया ऐसे लेवल पर हैं जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते, तुम तो अभी भी पापा पर डिपेंडेंट हो। यह सुनते ही नैतिक ने इशिका को जवाब दिया, हाँ हाँ पता है, भैया ने 20 की उम्र में ही पापा की मदद लिए बिना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था और 10 साल में ही उसके पास पापा जितनी ही दौलत हासिल कर ली है। भैया की कहानी मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, इसलिए तो रिपीट मत कर। मैंने मान लिया कि वो बहुत जीनियस है और मैं बहुत ही मीडियोकर। बस अब खुश। यह सुनते ही इसी का हंसी और नैतिक से कहा, चलो कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है। नैतिक ने आगे कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, भैया मुझसे उम्र में 3 साल बड़े हैं, तो पापा पहले उसकी शादी कराने के बदले मुझे क्यों आगे धकेल रहे हैं। इसका जवाब देते हुए इशिका ने बताया, क्योंकि भैया को तुम्हारी तरह हर लड़की में इंटरेस्ट नहीं आ जाता कि देखते ही फ्लर्ट करने लगे। इशिका के यह कहते ही हवा का एक झोंका आया। वो तीनों इस उम्मीद में ऊपर देखने लगे कि शायद हवा से इशिका का जूता नीचे गिर जाए, लेकिन जूता अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह देखकर इशिका टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जाए। नैतिक ने अपनी बहन का कंधा थपथपाया और दिलासा दिया कि वो कैसे भी करके उसका जूता उतार कर रहेगा। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि नैतिक को पहले ही चोट लगी है तो वो अब क्या ही कर पाएगा। नैतिक जूते को इतना ऊपर फेंकने के लिए ऋषभ को कोसने लगा। इस पर फिर से नैतिक और इशिका की बहस होने लगी। आखिर में इशिका ने गुस्सा होकर नैतिक से कह दिया कि अगर उसने ऋषभ के बारे में एक और शब्द बोला तो वो उसके साथ भाई बहन का रिश्ता तोड़ देगी। अंतरा को समझ आ रहा था कि भले ही दोनों भाई बहन लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी लगाव था। और दूसरी तरफ उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मिस्टर शैडो इतना शांत व्यक्ति था, पर उसके भाई बहन कुछ ज़्यादा ही बातें करते थे। हालांकि मिस्टर शैडो ने बताया था कि उसे इस फैमिली ने गोद लिया था, इसलिए नैतिक और इशिका के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं था। शायद इसीलिए दोनों भाई बहन के स्वभाव अलग थे। आखिर अंतरा ने नैतिक के कंधे को थपथपाया और धीरे से कहा, मैं कुछ करती हूँ। यह सुनकर नैतिक ने हैरानी से अंतरा को देखा। अंतरा का ड्रेस बीच में सिर्फ बेल्ट से बंधा हुआ था। ऐसे एक पीस ड्रेस के साथ पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत हल्की हूँ। नैतिक को अंतरा की बात समझ नहीं आई। अंतरा ने समझाया, मेरा वजन सिर्फ 45 किलो है, अगर आपने मुझे उठा लिया तो मैं बिना पेड़ पर चढ़े जूते को उतार सकती हूँ। अंतरा के यह बोलते ही इशिका ने ताली बजाते हुए अंतरा की तारीफ की और नैतिक की तरफ देखकर आंख मारी। नैतिक का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अंतरा से पूछा कि क्या वो ऐसा करने के लिए श्योर है। अंतरा ने उसे हाँ में जवाब दिया। नैतिक अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। इशिका ने नैतिक के कंधों को दबाते हुए नीचे बिठा दिया और अंतरा से कहा, दीदी आ जाओ और कंधे पर बैठो, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, आपको आराम से उठा लेगा। अंतरा को कोई हिचक नहीं थी। उसने अपना ड्रेस घुटनों तक ऊपर किया और नैतिक के कंधे पर बैठ गई। नैतिक को अंतरा के कपड़ों से हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंतरा से कहा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए ताकि आप गिर ना जाए। यह सुनते ही अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और नैतिक का हाथ पकड़ लिया। नैतिक धीरे धीरे खड़ा हो गया और जिस जगह जूता अटका था उस तरफ गया। वहां पहुंचते ही अंतरा ने आसानी से जूता खींच लिया। यह देखकर इशिका ने चैन की सांस ली। नैतिक धीरे धीरे झुकते हुए नीचे बैठा और अंतरा को उतारा। नीचे उतारते ही अंतरा ने इशिका को उसका जूता वापस दिया और तुरंत नैतिक से एक दूरी बना ली। इशिका ने अंतरा का शुक्रिया अदा किया और वो जूता पहन लिया। और उसके बाद इशिका ने नैतिक के पास जाकर धीमी आवाज में उसे छेड़ना शुरू कर दिया।
बड़े भैया, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो खुलेआम देखिए ना, ऐसे छुप कर देखने में क्या ही मजा। नैतिक की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी बच्चे को चालू क्लास में उसके टीचर ने नाश्ता करते हुए पकड़ लिया हो। वह शर्मिंदा हो गया और कहा, क्या बकवास कर रही हो?" इसके जवाब में इशिका ने कहा, "मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, अपना चेहरा देखा, पूरा लाल हो चुका है। आज जाकर पता चला है कि मेरा भाई शर्मिला है। एक काम करती हूँ, माँ पापा को जाकर बता देती हूँ कि उनकी बहू मिल गई।" यह सुनते ही नैतिक ने कहा, "अरे पागल हो गई है क्या?" यह कहते हुए नैतिक इशिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इशिका पहले ही उससे काफी दूर जा चुकी थी। उसने जाते जाते मुड़कर नैतिक से कहा, "मौका हाथ से जाने मत देना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी।" यह बोलने के बाद इशिका वहां से गायब हो गई। नैतिक बहुत चिढ़ गया था, लेकिन अंतरा उसके साथ थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। उसने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजाया और अंतरा को समझाया, "आई एम रियली सॉरी। दरअसल मेरी बहन को बचपन से हमारे माँ पापा ने लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ।" यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और जवाब दिया, "कोई बात नहीं, आपकी बहन बहुत प्यारी है।" अंतरा की बात सुनकर नैतिक हंस पड़ा और उसने बताया कि इशिका थोड़ी जिद्दी है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। उसे विक्टोरिया स्टाइल के ही कपड़े पहनने पसंद है। वो बचपन से ऐसे ही कपड़े पहनते आई है। नैतिक ने बताया कि उसके माँ पापा भी हमेशा इशिका को अपनी मनमानी करने देते हैं। अंतरा ने नैतिक को बताया कि इशिका को विक्टोरिया स्टाइल के कपड़े वाकई में सूट करते हैं। अगर इसके साथ उसने पोनीटेल रखी तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी। अंतरा का सुझाव सुनकर नैतिक थोड़ा हैरान हुआ। उसने अंतरा से पूछा, "क्या आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं?" इसके जवाब में अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, "मैं आकर्ष छाबरा की हेयर और मेकअप आर्टिस्ट हूँ।" यह सुनते ही नैतिक को अचानक याद आया और उसने कहा, "तभी मैं सोचूं कि आप इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो। आकाश छाबरा की खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट को कोई कैसे भूल सकता है। आपने आज अलग कपड़े पहने हैं, इसलिए मैं पहले पहचान नहीं पाया।" इसके जवाब में अंतरा सिर्फ मुस्कुराई। नैतिक ने कहा, "आपका नाम अंतरा है ना?" अंतरा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। नैतिक ने अपनी बात आगे बढ़ाई, "आपका नाम आपके स्वभाव से मेल खाता है। अच्छा मिस अंतरा, क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगी?" यह सुनते ही अंतरा ने नैतिक की ओर देखा। अंतरा को अंदाजा आ रहा था कि मिस्टर शैडो का यह भाई उसे अपने साथ ले जाकर क्या बातें करने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अंतरा नैतिक की तरफ देख रही थी। नैतिक ने तुरंत सफाई दी, "मेरा मतलब है कि अगर आप अकेले हो तो मैं थोड़ी देर आपको कंपनी देकर हमारा घर दिखा सकता हूँ।" अंतरा ने मुड़कर देखा कि महेश और लता अभी भी अमीर लोगों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि गायत्री भी खाली नहीं बैठी थी। वो भी जवान लोगों से बातें करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अंतरा को लगा कि उसे आज अकेले ही रहना था, इसलिए वो नैतिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "ठीक है मिस्टर नैतिक, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगी।" यह सुनकर नैतिक हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, आप प्रेग्नेंट हैं? मतलब आप पहले से शादीशुदा हैं?" उसके जवाब में अंतरा ने बहुत शांति से कहा, "हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और तलाक भी लगभग हो ही चुका है।" ऐसा लग रहा था कि अंतरा के बारे में जानकर नैतिक अंदर से हिल गया था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखी और अंतरा को अपना घर दिखाने लेकर गया, लेकिन उसके हाव भाव पहले से बिल्कुल अलग थे। उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गई थी और वह अब पहले की तरह एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद अंतरा ने कहा, "थैंक यू मिस्टर नैतिक, आपका घर वाकई में खूबसूरत है। मुझे लगता है हमने सब कुछ देख लिया है, तो वापस चलते हैं।" यह सुनकर नैतिक ने जवाब दिया, "ठीक है, लेकिन बस हमारा गार्डन एक बार देख लीजिए। मेरे भाई ने पर्सनली इस गार्डन की देखभाल की है। यह बहुत खूबसूरत है। अब आप इतनी दूर आ ही गए हैं, तो प्लीज़ इसे बिना देखे वापस मत जाइए।" नैतिक उसे जहाँ पर ले गया वह रोज़ गार्डन था। यह शायद दूसरा एंट्रेंस था। यह एंट्रेंस उस एंट्रेंस से अलग था जहाँ से थोड़ी देर पहले मिस्टर सैडो आया था।
अंतरा का नाक ताजे फूलों की महक से भर गया। नैतिक ने अंतरा से कहा, मेरे बड़े भाई को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा बड़ा भाई 10 साल पहले से यहाँ पर गुलाब के पौधे लगा रहा है। उसे माली की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर साल वो गार्डन का एरिया बढ़ाता जाता है, इसलिए अब यह गुलाबों का एक बड़ा समंदर बन गया है। मुझे तो यह बहुत खूबसूरत लगता है। आपका क्या ख्याल है? अंतरा ने हवा में तैरती हल्की सुगंध में सांस ली और आह भरते हुए, मैं वाकई में खूबसूरत है। नैतिक ने कहा, जो भी इस गार्डन को देखता है उसे यह बहुत पसंद आता है, लेकिन यह मेरे बड़े भाई का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आम लोगों को इसे देखने की परमिशन नहीं है। जब मेरे पापा उसे शादी करने के लिए कहते हैं तो वह बस एक ही बात कहता है कि जब यह सारे गुलाब मुरझा जाएंगे तभी वो शादी करेगा। लेकिन देखो, यह गुलाब का समंदर मुरझाने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सुनकर अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने पूछा, तो क्या आपके भाई जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे? अंतरा का सवाल सुनकर नैतिक ने आह भरी। वह थोड़ा लाचार था और निराश भी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता वो कभी शादी करेगा। हर कोई जानता है कि अशोक जिंदल का बड़ा बेटा बहुत पावरफुल और कैपेबल है। ऐसा शायद ही कोई काम होगा जो वह ना कर सके, लेकिन मुझे पता है कि वह दुखी है। यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत पूछा, उनके चेहरे के घाव की वजह से दुखी हैं? इसके जवाब में नैतिक ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, काश की वजह सिर्फ उसका घाव होती। अभी मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके लिए ऐसे घाव हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कितनी बार भैया को कहा कि उसके चेहरे का घाव सिर्फ एक सर्जरी में हट जाएगा, लेकिन मान ही नहीं रहा। उसका कहना है कि वो घाव उसे कुछ याद दिलाता है जिसे वो भूलना नहीं चाहता। हालांकि गुलाब के इस समंदर का उसके चेहरे के घाव से कोई लेना देना नहीं था। एक लड़की की वजह से मेरे भाई को वो घाव मिला था। यह वही लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। यह सुनते ही अंतरा का दिल एक धड़कन चूक गया। उसने कुछ ना कहते हुए नैतिक को आगे बोलने दिया। नैतिक ने कहा, जिस लड़की से वो प्यार करता है वो शादीशुदा है। जब उस लड़की की शादी हुई थी तब मेरे भाई का दिल टूट गया था। दिन में काम करता और पूरी रात शराब पीता। वो किसी रोबोट की तरह हो गया था। माँ पापा ने भी उसे समझाया था। इशिका और मैंने भी उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बचपन से ही उसने खुद के फैसले खुद ही लिए थे, इसलिए वो दूसरों की बात कभी नहीं मानता था। अपने दुख को बांटता भी नहीं था। अंदर ही अंदर अकेले दर्द सहता रहा। उस वक्त उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। यह कहने के बाद भी नैतिक ने अपने बड़े भाई, जिसकी वो तारीफ और रिस्पेक्ट करता था, उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें की। ऐसा लग रहा था कि नैतिक किसी अपने से बात कर रहा है। अंतरा ने भी उसे बीच में टोका नहीं। नैतिक को पता था कि अंतरा उसकी हर एक बात गंभीरता से सुन रही थी। आखिर में नैतिक ने एक सवाल उठाया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो कौन सी लड़की होगी जिसने मेरे भाई को अपने पीछे पागल बना रखा है, और जिस आदमी से उस लड़की ने शादी की है उस आदमी में ऐसी क्या खासियत होगी जो मेरे भाई में नहीं है? क्या उस आदमी की मेरे भाई से बराबरी हो सकती है? अंतरा ने अपना हाथ बढ़ाया और एक खिले हुए गुलाब के फूल को सहलाया और फिर धीरे से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की को पता ही नहीं था कि आपके बड़े भाई जैसा कोई इंसान है जो उसे इतना प्यार करता है। यह सुनकर नैतिक ने कहा, मैंने भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, क्योंकि मेरा भाई अकेला रहता है और अपने काम की जगह पर भी वो बहुत गिने चुने लोगों से मिलता है, इसलिए बाहरी दुनिया में उसका कोई निशान नहीं है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंतरा ने पूछा, फिर तो आपके भाई को बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना पड़ता होगा ताकि कोई उसका चेहरा ना देख ले। इसके जवाब में नैतिक ने कहा, नहीं, वो मास्क नहीं पहनता क्योंकि वो किसी से मिलता ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया, वो सिर्फ चुनिंदा लोगों से मिलता है और वो सब लोग उसके चेहरे के घाव के बारे में जानते हैं, इसलिए उसे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। अचानक नैतिक को एक ख्याल आया और उसने अंतरा से पूछा, मिस अंतरा, आप मेरे भाई के बारे में इतने सवाल पूछ रही हो, लगता है आप
उनमें इंटरेस्टेड हो? यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा मतलब है कि आपके भाई बहुत रहस्यमयी लगते हैं, इसलिए थोड़ी क्यूरियस हूँ बस। नैतिक हंस पड़ा। उसने कहा, हाँ, वो रहस्यमयी तो है। भाई पिछले काफ़ी टाइम से घर नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक वापस आ गया। माँ पापा भी चौंक गए थे, लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया था कि मेरा भाई का मूड बहुत अच्छा था। वह अक्सर अपना फ़ोन पकड़े हुए मुस्कुराता रहता है। यह सुनकर अंतरा भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे मिस्टर शैडो के टेक्स्ट मैसेजेस याद आ गए और वह शर्मा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंतरा को लगता था कि मिस्टर शैडो के मैसेज पढ़कर सिर्फ उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी तरफ मिस्टर शैडो का भी वही हाल होता होगा। उसके बाद नैतिक ने अंतरा को उसके बारे में पूछा। अंतरा ने सावधानी से उसे आधी अधूरी बातें बताई कि वह पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी और फिर अपने पति से अलग होने के बाद उसने मेकअप का काम शुरू किया। पहले वो कार एग्जीबिशन की मॉडल्स का मेकअप करती थी और अब वो आकर्ष छाबरा की मेकअप आर्टिस्ट हैं। नैतिक ने अंतरा से पूछा, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना आसान काम नहीं होता, ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो, तो कैसे मैनेज करते हो? यह सुनकर अंतरा धीरे से मुस्कुराई और कहा, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैनेज हो जाता है। नैतिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अंतरा से पूछा, सॉरी, मैं यह पूछ रहा हूँ, लेकिन आप प्रेगनेंसी में काम करने जाती हैं, इससे क्या आपके होने वाले बच्चे के पिता को डर नहीं लगता? नैतिक को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा इतनी खूबसूरत लड़की थी और ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी। कोई भी आदमी ऐसी हालत में अपनी पार्टनर या बीवी को काम पर कैसे भेज सकता है? अंतरा ने नैतिक को जवाब दिया, क्योंकि बच्चे का पिता बहुत ही समझदार और हिम्मत वाला है और मेकअप का काम मेरा फेवरेट है, इसलिए वो मुझे यह काम करने देते हैं। लेकिन मैं हर वक्त उनकी मेरे ऊपर नज़र रहती है। अगर मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आई तो वो तुरंत मेरे पास पहुंच जाते हैं। यह सुनकर नैतिक ने कहा, फिर तो वो कोई अद्भुत इंसान होना चाहिए। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, वह मेरा और मेरे बच्चे का हीरो है। यह सब बातें करते करते नैतिक और अंतरा रोज गार्डन से बाहर आए। तब उसके कुछ दोस्तों ने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया। नैतिक को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अंतरा को समझाना चाहता था कि वो उसे वापस छोड़ने नहीं जा पाएगा, लेकिन अंतरा मुस्कुराई और उसे इशारा किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद अपना ख्याल रख सकती है। नैतिक के जाते ही अंतरा के फ़ोन का मैसेज टोन बजा। मैसेज में लिखा था, मेरे भाई के साथ बातचीत करके कैसा लगा? अंतरा ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा, आपका भाई एक अच्छा इंसान है। ऐसे ही चैटिंग में दोनों की बातें चलती रही। कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए मिस्टर शैडो ने अंतरा को थैंक यू कहा। अंतरा ने छेड़ा कि वह उसके भाई की तारीफ कर रही थी, खुद मिस्टर शैडो की नहीं। मिस्टर शैडो ने बताया कि अंतरा ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मिस्टर शैडो उसका और उसके बच्चे का हीरो है, इसलिए वो मिस्टर शैडो की ही तारीफ कर रही थी। अंतरा ने पूछा कि क्या मिस्टर शैडो उसकी और नैतिक का पीछा कर रहा था? मिस्टर शैडो ने उसकी बात को नकार दिया। अंतरा ने पूछा कि फिर नैतिक और अंतरा की बातें मिस्टर शैडो ने कैसे सुनी? मिस्टर शैडो ने रिप्लाई किया, यह सीक्रेट है और सीक्रेट बातें बताई नहीं जाती। यह पढ़कर अंतरा को समझ नहीं आया। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी और फ़ोन पर्स में रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हर एक हरकत पर मिस्टर शैडो की नज़र रहती है, इसलिए बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अंतरा थोड़ी आगे चली ही थी कि उसने देखा कि गायत्री और एक जवान आदमी एक कोने में खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी के बातें करने का लहजा किसी फॉरेनर जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से अब्रॉड रहा होगा। गायत्री अपना सर नीचे झुकाकर शर्माते हुए मुस्कुराई और कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मॉम डैड के सामने यह बात नहीं कर सकता था ना, इसलिए। उस आदमी ने सीधा ही मुद्दे की बात कह दी। गायत्री उसे बहुत पसंद करने लगी थी। उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? यह सुनते ही उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, पहली नज़र में ही तुम मुझे
हीर रांझा कहानी की हीर लगी। गायत्री ने अपना मुंह ढक लिया और शर्माते हुए कहा, तुम्हें हीर रांझा की कहानी पता है? जवाब में आदमी ने हंसते हुए कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे पता है कि हीर बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि गायत्री को अपना टारगेट पाने में कामयाबी मिल रही थी। गायत्री क्या कर रही थी, इससे अंतरा को कोई लेना देना नहीं था। वो तुरंत वहां से निकल गई और जहां पहले थी वहां पर चली गई। वहां पर वेटर्स ने फवारे पूल के चारों ओर एक के बाद एक बूफे लगाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में फैमिली डिनर शुरू होने वाला है। अंतरा ने देखा कि लता अभी भी अमीर औरतों के साथ बातें कर रही थी। उसके बाद अंतरा ने महेश की तरफ देखा। महेश भी किसी से बातें कर रहा था। अंतरा को देखते ही उसने अपनी बात पूरी की और अंतरा की तरफ आने लगा। अंतरा ने देखा कि महेश चेहरे से थोड़ा नाराज लग रहा था।